हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जानकी कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि कल ही बिहार राज्य सरकार की कैबिनेट की बैठक में यह फैसला किया गया और नई शिक्षा बहाली नियमावली को मंजूरी दी गई है। तो उसकी मुख्य बिंदु क्या क्या है, चलिए हम लोग इस वीडियो में देखेंगे और मैं आपको उसका जो ऑथेंटिक PDF है वो भी दिखाऊंगा और उसके माध्यम से भी हम लोग जो महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ कि आज के हिंदुस्तान के अखबार में जो है कौन सी मुख्य बातें जो है छपी हुई है जो कि उस नियमावली से निकल करके बाहर आई है। तो सबसे पहला जो है वो ये है कि इस नियमावली के आ जाने से और ये इस चीज़ को मंजूरी मिल जाने से फिलहाल जो है पूरे राज्य भर में 3 लाख शिक्षकों की बहाली का रास्ता जो है वो पूरी तरीके से साफ़ हो गया। मतलब लगभग 3 लाख शिक्षकों की बहाली जो है इसके अंतर्गत होनी थी और ये जो है पिछले 17 वर्षों बाद बहाली प्रक्रिया में सबसे बड़ा बदलाव जो है देखने को मिला है। मतलब अभी तक जो है इसके पहले जो भी छोटे मोटे बदलाव हुए थे, लेकिन पहली बार जो है 17 वर्षों के बाद बहाली प्रक्रिया में इतना बड़ा बदलाव जो है देखने को मिला है। और इसकी जो सबसे जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो क्या है, वो है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल बिहार राज्य के स्थायी निवासी ही जो है इस बहाली प्रक्रिया में भाग ले सकें। मतलब बिहार के जो भी स्थायी निवासी केवल वही बहाल होंगे, दूसरे राज्यों के लोग इसमें आवेदन नहीं कर सकेंगे, जो कि एक तरीके से कह सकते हैं कि बिहार के लोगों के लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी कही जा सकती है। उनके लिए एक बेहतर जो है कदम कहा जा सकता है। आगे क्या कहता है कि राज्य कर्मियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ गया और साथ ही साथ जो भी शिक्षक की बहाली होगी उनको जो है राज्य कर्मी का दर्जा मिलेगा। तो यहाँ पे ये महत्वपूर्ण पॉइंट एक हो जाता है कि राज्य के जो राज्य कर्मी हैं उनमें जो है अब शिक्षकों को भी शामिल किया जाएगा। मतलब जितने भी शिक्षक बहाली होगी, जितने भी शिक्षक बहाल होंगे इस नई नियमावली आने के बाद, तो उनको जो है राज्य कर्मियों का दर्जा मिलेगा। तो इस प्रकार से महंगाई भत्ता जो 4% बढ़ा है इसका फ़ायदा भी आपको देखने को मिलेगा, आने वाले आपके योजना में मिलेगा। आगे क्या कहता है कि अनुकंपा पर नियुक्ति। अब यहाँ पे एक देखिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है निकल करके सामने में आ रहा है, वो है अनुकंपा पर नियुक्ति। मतलब जितने भी लोग हैं वो अगर जॉब कर रहे हैं उस दौरान उनकी अगर किसी कारणवश अगर मृत्यु हो जाती है तो उनके घर के परिवार में से किसी एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी, लेकिन उसके संबंध में जो भी प्रावधान होगा उसका अलग से जो है निर्णय वो शिक्षा विभाग और बाकी सारे लोग जो है लेंगे। आगे कहता है कि इसमें 50% महिलाओं को आरक्षण देने की बात की गई है। मतलब ये जो नियमावली है इसमें जो है 50% महिलाओं को आरक्षण देने की बात की गई है, पहली से लेकर के 8वीं कक्षा तक। और साथ ही साथ जो है आगे जो है जब 9वीं से 12वीं तक में महिलाओं को 35% आरक्षण मिलेगा। साथ ही साथ जो है शिक्षकों का जो जिला होगा वो संवर्ग होगा। मतलब अब सारे के सारे टीचर जो है वो मतलब प्रखंड स्तर के नहीं होंगे, वो सारे के सारे टीचर जो जिला के स्तर के रहेंगे, लेकिन उनका ट्रांसफ़र जो है वो एक जिला से दूसरे जिला और जो है जिला के अंदर भी हो सकेगा। मतलब एक जिले में ही एक प्रखंड से दूसरे प्रखंड में अगर जाना चाहते हैं तो वो भी जो है संभव होगा। यहाँ पे देख लेते हैं एक जो महत्वपूर्ण बिंदु जो निकल के सामने आ रही है वो है योग्यता से संबंधित के लिए आयु सीमा क्या होनी चाहिए। तो प्राथमिक व मध्य विद्यालय के अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 1 अगस्त को 18 वर्ष की तथा माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। मतलब पहली से 5वीं और 8वीं कक्षा तक जो लोग आवेदन करेंगे उनकी उम्र कम से कम जो है 18 वर्ष होनी चाहिए और माध्यमिक और उच्च माध्यमिक यानी कि 8 से लेकर के 12 क्लास तक के शिक्षक बनने के लिए कम से कम 21 वर्ष उनकी आयु जो है होनी चाहिए। साथ ही साथ जो है इसमें उनको जो भी उन्होंने एसेंशियल क्वालिफिकेशन, जैसे बहुत कोई इंटर करने के बाद तुरंत जो है DLED कर लेते हैं या फिर बहुत सारे लोग ग्रेजुएशन करने के बाद तुरंत जो है BEd कर लेते हैं, तो उन लोगों को वो सारा एग्जामिनेशन, वो सारा क्वालिफिकेशन करने के साथ ही साथ CTET का भी एग्ज़ाम क्लियर करना होगा। और साथ ही जो है उनको अब एक विशेष एग्ज़ाम जो है वो ऐसा कहा जा रहा है कि सुनने में आ रहा है कि BPSC यानी कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के अंतर्गत ही इसका भी एक एग्ज़ाम होने वाला है, जिस एग्ज़ाम को कि कंडक्ट कराने की बात चल रही है। मतलब आपको जो है एक और एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद शिक्षक नियमावली में आवेदन जो है आप कर पाएंगे, नियोजन के लिए आप पात्र होंगे। पहले क्या होता था, पहले लोग जो है एसेंशियल क्वालिफिकेशन यानी कि इंटर या फिर ग्रेजुएशन या फिर पीजी करते थे, उसके बाद बीएड कर लेते थे
या फिर DLED कर लेते थे, और जो है वो उसके बाद सीटेट या एस्टेट में बैठ करके एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते थे और डायरेक्ट जो है अप्लाई कर देते थे जहाँ जहाँ पे वैकेंसी निकलती थी वहाँ पे। लेकिन अब जो है एक स्टेप और आपको जो है आगे बढ़ना होगा, और वो क्या है कि ये सारी चीज़ें करने के साथ ही साथ जो है आपको एक और एग्ज़ाम जो कि फिल वक्त कहा जा रहा है कि शायद BPSC ही कंडक्ट कराएगी, और उसमें जो है शिक्षा विभाग से भी इनपुट लिया जाएगा। तो वो एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद ही जो है आप शिक्षक बनने के लिए पात्र होंगे, उसके योग्य होंगे। तो उसमें जो है 3 चांस आपको मतलब दिया जाएगा उस शिक्षक बहाली में। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि बिहार में 1ली से 12वीं कक्षा तक के शिक्षकों की बहाली आयोग के माध्यम से होगी। ये बात जो है साफ कर दी गई है। इसके लिए आयोग परीक्षा लेगा। कोई भी अभ्यर्थी अधिकतम 3 बार परीक्षा में बैठ सकेंगे, यानी कि 3 ही बार जो है मौका होगा कि वो बैठ करके और उस परीक्षा को क्वालिफाई करें। किस आयोग को परीक्षा लेने की जिम्मेवारी मिलेगी राज्य सरकार, यह बाद में तय करेगी। मतलब इसका भी फैसला जो है नहीं हुआ है कि कौन सी आयोग जो है इस परीक्षा को कंडक्ट कराएगी। लेकिन क्या कहता है 2006 से अभी तक, मतलब पिछले जो है 17-18 सालों से ये शिक्षकों की नियुक्ति का कार्य जो है वो ग्राम पंचायत और नगर निकाय के माध्यम से हो रहा था। तो इसमें 17 वर्ष बाद ये बहुत बड़ा जो बदलाव देखने को मिला है। तो इसमें जितने भी शिक्षक हैं वो CTET यानी कि सीटेट और BTET यानी कि बिहार टेट उत्तीर्ण ही आयोग द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षा में बैठ सकेंगे। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आयोग के द्वारा जो परीक्षा होगी, जो कि एक फाइनल परीक्षा होगी, जिसमें 3 चांस आपको मिलेगा। 3 चांस में से कभी भी आप जो है एक बार क्वालिफाई आपको करना पड़ेगा। तो उसमें बैठने के लिए आपको सीटेट या फिर BTET यानी कि या तो सेंट्रल टेट या तो बिहार टेट आपको क्वालिफाई करना होगा। और साथ ही साथ जो है इसके साथ एक और जो पॉइंट लगा दिया गया है वो ये कि बिहार के केवल और केवल स्थायी निवासी ही इसमें अप्लाई कर सकेंगे, और पहले से जो नियोजित शिक्षक है वो भी अगर चाहे तो इस परीक्षा में बैठ सकते हैं। और इसके लिए उन्हें आयु सीमा में अधिकतम 10 वर्ष की छूट जो है दी जाएगी। और यह नई जो नियमावली है सोमवार यानी कि कल 10 तारीख को जो है आई है, और कल ही से यह पूरे राज्य भर में प्रभावी हो जाएगी। और अब जितने भी शिक्षक हैं पूरे राज्य सरकार के, वो राज्य सरकार के कर्मचारी कहे जाएंगे, और उनकी जो नियुक्ति होगी वो परमानेंट यानी स्थायी तौर पे जो है होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब हम लोग जो है मुख्य जो PDF है उसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं और उसको समझते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये कल 10/4/2023 की नोटिस है जो कि पटना से जारी की गई है, और यह जो है बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के अंतर्गत ये नोटिस आया है। तो इसमें क्या कहता है ये सारा डिटेल जो है देख सकते हैं कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतु के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल के द्वारा राज्य के प्राथमिक, मध्य माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, उत्क्रमित उच्च माध्यमिक एवं नवस्थापित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति एवं उनके सेवा शर्त को विनिश्चित करने हेतु निम्नांकित नियमावली बनाते हैं। तो यह जो है मुख्य रूप से जो बातें हैं वो क्या है, प्राथमिक विद्यालय किसको कहा जाएगा, अभिप्रेत है वह विद्यालय जहां पहली से 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई होती है। मध्य विद्यालय जहां पे कक्षा 1 से 8 अथवा 6 से 8 तक की पढ़ाई होती है उसको मध्य विद्यालय कहा जाएगा। प्रारंभिक विद्यालय से अभिप्राय जहां कक्षा 1 से लेकर के 8 तक अथवा 6 से 8 अथवा 1 से 5 तक की पढ़ाई होती है। अगला है माध्यमिक विद्यालय, ये जो है राजकीयकृत या राजकीय या फिर प्रोजेक्ट कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय, नवस्थापित माध्यमिक विद्यालय, उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय जिसमें कक्षा 10 तक की पढ़ाई होती है शामिल है। उच्च माध्यमिक विद्यालय में 8 क्लास या 9 क्लास से +2 तक की पढ़ाई जो है शामिल है, जिसमें कक्षा 12 तक की पढ़ाई जो है होती है। जिला परिषद से बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत गठित जिला परिषद है। फिर पंचायत समिति है, ग्राम पंचायत है, नगर निकाय है, संवर्ग है, नियुक्ति प्राधिकार है, अनुशासनिक प्राधिकार है, अपीलीय प्राधिकार है। तो ये सब जो है डिफरेंट जो है स्टेज दिया गया कि किनका अधिकार क्षेत्र कहाँ पे जो है होगा। तो विद्यालय अध्यापक से क्या अभिप्रेत जो है इस नियमावली के अंतर्गत कहा गया। तो ऐसे में पहला जो नियम है, इस नियमावली के अधीन कक्षा 1 से 5 तक के अध्यापन हेतु नियुक्त मूल कोटि के विद्यालय अध्यापक। दूसरा कहता है
कि कक्षा 6 से 8 तक के अध्यापन हेतु नियुक्त स्नातक कोटि के विद्यालय अध्यापक। तीसरा कहता है 9 से 10 तक के अध्यापन हेतु नियुक्त विद्यालय अध्यापक। कक्षा 11 से 12 तक के अध्यापन हेतु नियुक्त विद्यालय अध्यापक। विशेष विद्यालय अध्यापक से अभिप्रेत है, मतलब इसका अर्थ है कि प्रारंभिक विद्यालय में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को, यानी कि जिनको जो है डिफरेंटली एबल्ड या फिर एक्स्ट्रा जो है हम लोग दिव्यांग जिनको कहते हैं, तो उनके लिए जो है विशेष शिक्षक की नियुक्ति की बात की गई है। प्रधानाध्यापक का अर्थ है कि ऐसे विद्यालय में नियुक्त प्रधानाध्यापक अथवा प्राचार्य बिहार राज्य कृत प्राथमिक विद्यालय शिक्षा स्थानांतरण के अंतर्गत कार्यरत प्रधानाध्यापक अथवा बिहार राज्य उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रधानाध्यापक के प्रावधानों के अंतर्गत उत्क्रमित उच्च माध्यमिक नवस्थापित उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत प्रधानाध्यापक। फिर प्रधान शिक्षक है पूर्व से नियुक्त पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत नियुक्त शिक्षक, मतलब जो भी पंचायत लेवल पे या फिर नगर निकाय लेवल पे जो भी टीचर बहाल हुए हैं उन लोगों की बात की गई है। साथ ही साथ जो है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, उसके बाद पात्रता परीक्षा, यानी कि जो भी एजेंसी एग्ज़ाम लेगी जो कि टीचर बनने के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो कहा जाता है, वो सारी एग्ज़ाम जो है वो बिहार सरकार अथवा केंद्र सरकार के प्राधिकृत एजेंसी द्वारा, जैसे कि सेंट्रल में जो है सीटेट यानी कि CBSE इस एग्ज़ाम को फिलहाल कंडक्ट करा रहा है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, और बिहार सरकार फिलहाल इस एग्ज़ाम को BTET के माध्यम से जो है लेती है, यानी कि बिहार टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो उसकी बात यहाँ पे फिलहाल की गई है। फिर है शिक्षक प्रशिक्षण, मतलब जितने भी टीचर बनने वाले जो प्रशिक्षणार्थी हैं उन लोगों को या तो कम से कम DLED करना होगा, या तो BEd करना होगा, या फिर BA-ED करना होगा, या फिर BSc-ED की उपाधि, या 3 वर्षीय एकीकृत BEd M.Ed की उपाधि, या BA-ED या BSc-ED की 4 वर्षीय डिग्री, या 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक यानी BLED, या प्रारंभिक राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से शारीरिक शिक्षा में कम से कम 1 वर्ष की अवधि का स्नातक, यानी कि बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन अथवा इसके समतुल्य, अथवा वैसे राज्य केंद्र शासित प्रदेश जहाँ राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी NCT अधिनियम प्रभावी नहीं है, उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से वही सारा जो भी मतलब वहाँ पे BEd DLED या फिर ऐसे ही जो भी समकक्ष ट्रेनिंग हो रही हो उसको जो है आधार माना जाएगा। साथ ही साथ जो है क्या कहता है, एक आयोग के गठन की बात की गई है जो कि राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किया गया कोई आयोग हो सकता है। मतलब आयोग ने अभी इसको स्पष्ट नहीं किया कि कौन सा आयोग जो है, अभी जो फाइनल जो एग्ज़ाम लेने की बात की जा रही है जिसमें कि 3 बार ही कोई कैंडिडेट बैठ सकता है, वो कौन सा आयोग जो है इस एग्ज़ाम को लेकर अभी इसको लेकर के क्लियर नहीं किया गया है, लेकिन वो एक आयोग लेगा। इस बात को आप जो है कन्फर्म मान सकते हैं एक तरीके से, और संभवतः हो सकता है कि इस एग्ज़ाम को BPSC ही जो है कंडक्ट कराए। आगे क्या कहता है कि आयु जो है वो 18 से 21 वर्ष यानी कि पहली से 8वीं कक्षा तक के स्कूल में जो है टीचर बनने के लिए आपकी न्यूनतम आयु जो है सारी क्वालिफिकेशंस वगैरह सब मिला करके कम से कम आपकी उम्र जो है 18 वर्ष जो है 1 अगस्त को जो है हो जानी चाहिए, और उससे पहले आप जो है इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। और जो 9th या फिर ऊपर के क्लास में या फिर 9 से लेकर के 12 क्लास तक में जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं उनकी उम्र कम से कम जो है 21 वर्ष होनी चाहिए। मतलब उनको ग्रेजुएशन BEd CTET और जो है ये फाइनल जो आयोग एग्ज़ाम लेगा उन सारे एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद उनकी उम्र कम से कम जो है 21 वर्ष होनी चाहिए, तभी जो है वो इसके योग्य होंगे, यानी कि वो फॉर्म जो है इसका भर सकेंगे। अब क्या कहता है, आरक्षण के संबंध में कहा गया कि पहली से लेकर के 5वीं कक्षा तक के पहली से लेकर के 8वीं कक्षा तक में प्रत्येक विषय में न्यूनतम 50% महिलाओं की नियुक्ति की जाएगी, और विषम संख्या रहने पर अंतिम पद महिला अभ्यर्थी के लिए चिन्हित किया जाएगा। साथ ही साथ जो है जो भी स्नातक स्तर तक का टीचर जो है मतलब बनेंगे वहाँ पे भी महिलाओं को 35% आरक्षण की जो है बात की गई है। तो क्या कहता है कि शिक्षा विभाग द्वारा विद्यालय अध्यापक के पद पर सीधी नियुक्ति है तो जिला स्तर पर रिक्त पदों की गणना का रोस्टर क्लियरेंस के साथ आरक्षण कोटिवार अधियाचना आवश्यकतानुसार आयोग को भेजी जाएगी। सीधी भर्ती हेतु प्राप्त अधियाचना के आलोक में आयोग रिक्तियों की संख्या विज्ञापित करेगा। फिर क्या कहता है, आयोग द्वारा विज्ञापित आवेदन पत्र में
विद्यालय अध्यापक अभ्यर्थी द्वारा योग्यता से संबंधित स्वघोषणा के आधार पर उनकी उम्मीदवारी का मूल्यांकन किया जाएगा। परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम का निर्धारण आयोग द्वारा प्रशासनिक विभाग के परामर्श से किया जाएगा। निर्धारित पाठ्यक्रम के आलोक में परीक्षा का आयोजन, प्रश्न पत्रों का निर्धारण, उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन तथा परीक्षा फल का प्रकाशन आयोग द्वारा किया जाएगा। परीक्षा के पैटर्न का निर्धारण भी आयोग द्वारा किया जाएगा, जिसमें आवश्यकता अनुसार विभाग से परामर्श लिया जा सकेगा। यानी कि अगर शिक्षा विभाग की अगर बहाली होने वाली है तो उसमें शिक्षा विभाग से इनपुट जो है लिया जाएगा कि किस आधार पर जो है ये परीक्षा होनी चाहिए। मतलब जो भी आपने BEd DLED में पढ़ा होगा, सीटेट के लिए आपने जो भी पढ़ा होगा उसी के आधार पर इसमें जो है प्रश्न पूछा जाएगा। उक्त परीक्षा के लिए अर्हतांक नियत करने का विवेकाधिकार आयोग को होगा। कोई अभ्यर्थी इस नियमावली के अंतर्गत अधिकतम 3 बार परीक्षा में भाग ले सके। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको किसी भी तरीके से करके 3 बार में ही इस परीक्षा को जो है निकाल लेना पड़ेगा, यानी कि चौथा चांस आपको नहीं मिलने वाला है। तो इस चीज़ का जो है आप खास ख्याल रखेंगे कि 3 बार में ही इस एग्ज़ाम को आपको क्वालिफाई करना है। तो अपना जो है चांस वेस्ट ना करें। यहाँ पे सबसे बेस्ट तरीका क्या हो सकता है कि आप जो है उसके पैटर्न को, उसके जो सिलेबस को और अच्छे से सारे तथ्यों को समझने के बाद अच्छे से इसका प्रिपरेशन करें। उसके बाद जो है इसके लिए फॉर्म अप्लाई करें, या फिर जब आप फॉर्म अप्लाई करने का मन बना लें उसी समय से आप इसके लिए इसके सिलेबस के आधार पे और पैटर्न के आधार पे पढ़ना जो है चालू कर दें, ताकि आपका पहली ही बार में जो है नाम आ जाए और आप जो है इसमें उत्तीर्ण कर जाएं। अब आगे क्या करता है कि आयोग द्वारा की गई अनुशंसा नियुक्ति का अधिकार तब तक नहीं प्रदान करी जब तक कि यथावश्यक प्रमाण पत्रों की जांच के उपरांत प्रशासनिक विभाग संतुष्ट न हो जाए कि अभ्यर्थी विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति के लिए सभी दृष्टियों से उपयुक्त है। मतलब आपने एग्जाम क्वालिफिकेशन वगैरह कर दिया, साथ ही साथ जो है यहाँ पे एक जो और इम्पोर्टेंट पॉइंट निकल करके आ रहा है कि आपको जो भी आवश्यक दस्तावेज या प्रमाण पत्रों का जाँच जो है आपके वो प्रशासनिक विभाग जो करेगा और उससे वो पूरी तरीके से संतुष्ट होगा, उसके बाद ही आपको इस पद के योग्य जो है समझा जाएगा, फिर ही आपकी जो है नियुक्ति होगी। इसके अलावा प्रमाण पत्रों की जांच जो है आपको आपके औपबंधिक नियुक्ति पत्र निर्गत किया जा सकता है एवं विभाग द्वारा निर्धारित समय सीमा के अंदर प्रमाण पत्रों का सत्यापन कराया जा सकता है। जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं उसको ले जाकर के जहाँ पे भी कंसर्न अथॉरिटीज होंगे उनको आपको ले जाकर दिखाना होगा। एक उसके लिए जो एक समय दिया जाएगा, उस समय के अंदर ही आपको जो है सारी चीज़ें जाकर के चेक करा लेनी है अच्छी से। इसमें किसी भी प्रकार का गलत तथ्य नहीं पाया जाए या फिर जो है किसी भी तरीके से कोई फ्रॉड का केस जो है आपके ऊपर ना चल सके, इस चीज़ का आप खास ध्यान रखें कि जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिए हैं वो सब जो है वैलिड हों और जो भी उनके कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैं जो उनको जारी करने वाले हैं उन लोगों के द्वारा जो है सही तरीके से जो है जारी किया हो गया हो। कहीं पे भी आपने इसमें किसी तरीके की जो है छेड़छाड़ किसी भी तरीके से नहीं की हो, अन्यथा आपके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। अब इसके अलावा क्या कहता है, परिवीक्षा अवधि में 2 वर्षों के लिए इसके बाद भी टीचरों को जो है एक प्रोबेशन स्तर पर रखा जाएगा कि वो जो है मतलब पढ़ाएंगे और उनकी एक तरीके से जांच पड़ताल की जाएगी। अगर उनका संतोषजनक होता है तो उनको जो परमानेंट कर दिया जाएगा और अगर नहीं होता तो 1 साल का उनको और समय मिलेगा, तो उसमें उनको अपनी स्थिति सुधारनी होगी। अगर ये भी नहीं होता है तो इसके बाद जो है हो सकता है कि जो भी अथॉरिटी होगी उनके पास ये अधिकार होगा कि आपने जो है पढ़ाया है, हो सकता है कि आपका जो है योगदान उनको जो है संतोषजनक नहीं लगेगा तो हो सकता है आपको आपके पोस्ट से हटाया जा सकता है। मतलब एक तरीके से कह सकते हैं हम लोग कि इस स्टेप के माध्यम से थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल तो है, लेकिन साथ ही साथ जो है इस माध्यम से क्या होगा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों की बहाली जो है होगी और जो है जो भी मतलब शिक्षक रहेंगे वो जो है अपनी जिम्मेवारी को समझेंगे और जो है अपने दायित्व का निष्ठापूर्वक जो है वो उसका उत्तरदायित्व का पालन करेंगे और अपने कार्य को जो है अंजाम देंगे। साथ ही साथ जो है प्रशिक्षण का कैलेंडर और पाठ्यक्रम विभाग द्वारा अलग से निर्धारित किया जाएगा। मतलब ये जो है शिक्षा विभाग जारी करेगा और आपको परीक्षा अवधि में क्या करना पड़ेगा, जो भी स्कूल का सिलेबस होगा, जो भी बच्चों को पढ़ाया होगा, एग्जाम वगैरह होगा, उन सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट करना होगा और बच्चों को खूब अच्छे से पढ़ा करके समझा करके और उनका रिजल्ट जो है वो बेहतर करना होगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी इस वीडियो के माध्यम से, और भी बहुत सारी तथ्य आप चाहें तो इसको जो है मतलब पढ़ सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा, आप वहाँ से इसे टेलीग्राम से इसको पढ़ सकते हैं। तो ये जो एक सबको भेज दिया गया है। तो अगर इस नियमावली के संबंध में आपके मन में अगर कोई प्रश्न है तो वीडियो में आप कमेंट करके जो पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि उस प्रश्न का जितना जल्दी हो सके और सटीक से सटीक उत्तर देने की कोशिश करूँगा। साथ ही साथ जो है अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर दें
और इसे अगर लाइक करते हैं तो मुझे काफ़ी सपोर्ट मिलेगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो मिलेंगे बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए और एक बेहतर शिक्षक बनने की ओर अपना स्टेप जो है आगे लेते रहिए। धन्यवाद।